सुना होगा, समझा होगा कि जीरो एफआईआर है, जो पहले भी थोड़ा बहुत चलती थी, लेकिन अभी कानून में स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि किसी भी मामले की एफआईआर कंप्लेंट किसी जगह से हो सकती है, केवल संबंधित थानाजाई करने की बात नहीं है। कानून में ये है, ई एफआईआर हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप कंप्लेंट भेज सकते हैं, लेकिन उसमें 3 दिन का टाइम दिया गया। जैसा मान लीजिए आप कहीं बाहर दिल्ली या बॉम्बे गए हैं, वहाँ से कोई रिपोर्ट भेजना होता है, आप मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से भेज सकते हैं, पर उसको 3 दिन के अंदर आकर हस्ताक्षर करना पड़ता है। ये एफआईआर सुविधा पहले बिल्कुल नहीं थी, अभी वो भी कर दी गई है। एक तो केवल कानून बनाने से कोई चीज़ कोई जादू नहीं होता, कानून के क्रियान्वयन बेहतर होता है। अब कोई अपराधी पर्दे के पीछे रह के नाबालिग से अपराध कराता है तो वही सजा अपराध करवाने वाले को भी मिलेगी। सवा साल पहले पिछले 1 जुलाई 2024 से 3 आपराधिक कानून देश में लागू हुआ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुरानी सीआरपीसी की जगह नागरिक भारतीय न्याय संहिता, पुरानी आईपीसी की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने के बाद भी अभी लगभग सवा साल हो गया, फिर भी लोगों में इसकी मुख्य प्रावधान है, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन कहते हैं, मुख्य प्रावधान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो क्रांतिकारी किस्म का, उसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसा आप जानते हैं, जो कानून बनाने से सब कुछ नहीं होता, उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए और उसकी क्रियान्वयन बेहतर होना चाहिए, उस बेहतर ढंग से लागू होना चाहिए। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि तीनों आपराधिक कानूनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को देवें। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो पुलिस हैं, एफएसएल है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डायरेक्टर एफएसएल साथ में है, और इसके अलावा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो प्रोसिक्यूशन विंग है, जुडिशरी है, सब साथ मिलके बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से नए आपराधिक कानून को कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, हितधारक लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। और जैसा आप जानते हैं, कल अमित शाह साहब ने इसका उद्घाटन किया था। कल पूरा दिन में करीबन 10,000 लोग फिजिकली यहाँ आके सभा स्थल के बाद लोगों ने प्रदर्शनी देखा। उसके अलावा कल प्रदर्शन जो प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ था, उसको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए करीबन 1.25 लाख लोगों ने राजस्थान के विभिन्न थानों से, विभिन्न जिलों से, पुलिस परिसर से देखा। केवल पुलिस वाले नहीं, पुलिस के अलावा जितना भी सीएलजी मेंबर्स हैं, सीएलजी सदस्य हैं, सुरक्षा सखी है, और बहुत सारे लोग हैं, जैसा मैंने कहा, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रशासनिक, सभी ने इसको देखा। और अब जैसा आप जानते हैं, कानून सब्जेक्ट इतना कोई रोचक सब्जेक्ट नहीं होता, थोड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट है, इसलिए हमारी कोशिश यही थी कि इसको कानूनी बिंदुओं को, प्रावधानों को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से कहने की कोशिश करें। इसलिए इसका नए आपराधिक कानून की मुख्य प्रावधानों को नाटकीय रूपांतरण करके थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी। इसको आप लोगों ने देखा, लगभग आधा घंटे का ये प्रस्तुति था। उसके अलावा अलग अलग इंटरेक्टिव तरीका है, जो इमेजेस के रूप में दिखाने की कोशिश करी। प्रमोशनल वीडियो, हमने 8 प्रमोशनल वीडियो बनाया, उसमें से कुछ एक आपने देखा होगा, जो तारीख की तारीख वाली जो फेमस फिल्मी डायलॉग है, और अमिताभ बच्चन के डायलॉग का, जो मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, अब आप तुम्हारे पास क्या वाला, तो ऐसे जो फेमस फिल्मी डायलॉग इस्तेमाल करके भी हमने जो बात कहना चाह रहे थे उसको प्रभावी ढंग से, सार्थक ढंग से कहने की कोशिश करी है। जो इसमें नए कानूनी प्रावधान है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, समझा होगा कि जीरो एफआईआर है, जो पहले भी थोड़ा बहुत चलती थी, लेकिन अभी कानून में स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि जीरो एफआईआर एक कानूनी प्रावधान है। किसी भी मामले की एफआईआर कंप्लेंट किसी जगह से हो सकती है, केवल संबंधित थानाजाई करने की बात नहीं है। कानून में ये है, ई एफआईआर हो सकती है,
और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप कंप्लेंट भेज सकते हैं, लेकिन उसमें 3 दिन का टाइम दिया गया। जैसा मान लीजिए आप कहीं बाहर दिल्ली या बॉम्बे गए हैं, वहाँ से कोई रिपोर्ट भेजना होता है, आप मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से भेज सकते हैं, पर उसको 3 दिन के अंदर आके हस्ताक्षर करना पड़ता है। EFR सुविधा पहले बिल्कुल नहीं थी, अभी वो भी कर दी गई है। और एक तरह से जो पीड़ित जो केंद्रित प्रावधान बहुत सारे इसमें हैं। कानून के अनुसार अभी किसी भी मामले में 90 दिन के अंदर हर एक परिवादी को, पीड़ित को 90 दिन के अंदर प्रगति के बारे में लिखित में अवगत करना जरूरी हो गया। पहले ये अनिवार्यता नहीं था कानून में। अभी कोई भी FIR दर्ज होते 90 दिन के अंदर हम लोगों को या निस्तारण करके बताना होता, या निस्तारण नहीं हो पाता, अनुसार लंबित रहता, उसको उसकी प्रगति के बारे में संबंधित परिवादी को, पीड़ित को बताना होता। ऐसा बहुत सारे प्रावधान है। जो साक्ष्य के बारे में हम सुना होगा, पुलिस जो भी जब्ती और तलाशी की कार्रवाई करती है, उसको अनिवार्य रूप से ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करके जो रखना होता है, कंसर्न कोर्ट को ये इसकी प्रति भेजना होता है। पारदर्शिता ज्यादा लाने के लिए साक्ष्य जैसा जो प्रावधान किया गया, और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्रिमिनल संगठित क्राइम हो रहा है जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसके लिए पहले IPC में कोई प्रावधान नहीं था। अभी संगठित अपराध के लिए अलग से प्रावधान है, 111, 112, उसके तहत सख्त कार्रवाई संगठित अपराधियों के खिलाफ, पेशेवर अपराधियों के खिलाफ हो सकती है। साथ साथ क्राइम से अर्जित संपत्ति के खिलाफ पहले कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कानूनी अड़चन थी, मतलब इतना मजबूत कानूनी प्रावधान नहीं था। अभी BNSS जो नए CRPC हैं, भारतीय नागरिक सेवा संहिता के तहत क्राइम से अर्जित या क्राइम की एवज में जो संपत्ति अर्जित की जाती है, संपत्ति या कोई भी मटेरियल जो अर्जित की जाती है, उसकी कुर्की और उसकी जब्ती, निस्तारण कानूनी प्रावधान तहत हो सकता है। ऐसे में लगातार कह सकता हूँ, जब एक साथ इतना कहना कि उचित भी नहीं है। जो आप लोगों ने नाटकीय रूपांतर में थोड़ा बहुत देखा होगा, ऐसे बहुत ज्यादा प्रावधान है, इसके बारे में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश के क्रम में ही ये जो प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जो आप लोगों के माध्यम से हम कमेटी और राजस्थान पुलिस तरफ से निवेदन करेंगे कि आम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा आकर प्रदर्शन को देखें, प्रदर्शन के मार्फत नए कानून में जो भी प्रावधान, मुख्य प्रावधान, प्रमुख प्रावधान, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। और जिसमें 2 ही चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो केवल कानून बनाने से कोई चीज़ कोई जादू नहीं होता, कानून की क्रियान्वयन बेहतर होता। कानून की क्रियान्वयन भी केवल अपने आप नहीं हो सकता। जो सिस्टम में जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, जैसे हम लोग करें, पुलिस हुआ, जुडिशरी है, FSL है, ये काम करने की कोशिश करेंगे। बराबर की जागरूकता लोगों में होना चाहिए, पीड़ितों में होना चाहिए, परिवादी में होना चाहिए, या जो पत्रकार जो आप साथी हैं, इसकी जागरूकता आप फैलाएंगे, और बराबर की जो दबाव है, ये जागरूकता आपसे आएगा, तो दोनों साइड मिलके उसको क्रियान्वयन करने की चिंता। इसलिए जो हमारी कोशिश ये है कि निवेदन भी है कि लोगों से, आम लोग हैं, कानून के बारे में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, जिन हर कोई आदमी की काम कभी भी काम पड़ सकता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर प्रदर्शन को देखें, प्रावधान को समझें और इसके लाभ उठाने की कोशिश करें। जो सर ने बताया है, तो इसको मैं बहुत संक्षिप्त में 4-5 चीज़ें हैं। जैसा कल आपने देखा होगा, गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि ये क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं हमारी कानून व्यवस्था में। इसकी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी हैं कि पहले जो मानसिकता थी कि बहुत समय लगेगा, उसको कम करने की कोशिश की गई। 25 से ऐसे जगह हैं जहाँ पे समयबद्धता की गई अनुसंधान के अंदर और ट्रायल के दौरान की, कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा, तो पहले जो चीज़ें डिफाइन नहीं थी कि ये कितने समय में होनी है, उन चीज़ों को एक तो डिफाइन किया गया है। दूसरी, समय के डिमांड के हिसाब से, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ा है, बहुत उद्देश्य अलग था। उसका उद्देश्य शासन को कायम रखना था, ब्रिटिश शासन को। अभी जो मिले इस नए कानून में विटनेस प्रोटेक्शन की बात की गई है, उसको ट्रायल के दौरान भी एक उसको पता रहे कि समयबद्ध न्याय मुझे मिलेगा। हर स्टेज पे कोशिश की गई है कि पीड़ित को ध्यान में रख करके
ये किया गया है। साथ के साथ इसमें पुनर्वास को भी महत्ता दी गई है। अज्ञानतावश जो लोग अपराध करते हैं, किसी के बहकावे में आके कोई अपराध करते हैं, जो पेटी ऑफेंसेस है, छोटे अपराध हैं, बहुत जाने अनजाने में लोग करते हैं, उसके लिए उनको सुधरने का मौका भी दिया गया। सामुदायिक सेवा का दंड जो है, इसमें पहली बार अपने यहाँ प्रावधान किया गया। आपने देखा होगा, हमने उसको प्रदर्शित भी किया है कोटा में, भीलवाड़ा में, अन्य जगह भी। छोटे अपराध जैसे शराब पी के कहीं कोई उत्पात मचा रहा है, तो उसको एक दिन ये सजा दी गई कि वो अस्पताल में जाके रोगियों की तीमारदारी करे। इस तरह से उसको गलती का एहसास भी हो और वो खुद को बड़ा अपराधी मान करके फिर उसके जंजाल में नहीं फंसे। ये व्यवस्था भी इसमें सुधरने का मौका भी दिया। उसके खिलाफ तो प्रकरण दर्ज होता था और मुकदमा भी चलता था। बट यदि अब कोई अपराधी पर्दे के पीछे रह के नाबालिग से अपराध कराता है, तो वही सजा अपराध करवाने वाले को भी मिलेगी। ऐसे अनेक बदलाव हैं जो इन कानूनों को समय के हिसाब से प्रासंगिक बनाते हैं, समय के हिसाब से प्रोग्रेसिव बनाते हैं। और आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का उद्देश्य यही था कि अभी भी चूंकि अभी है कि जिस जनता के लिए ये कानून लाए गए हैं, उस जनता तक ये बात पहुंचे कि सरकार ने किस संवेदनशीलता के साथ ये बदलाव किए हैं। तो आपसे आग्रह है कि कृपया इसका अधिकतम प्रचार प्रसार भी करें और अपने समाज बंधु, भाई, पड़ोस, व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी आप इस बात को पहुंचाएं। और इसके लिए आप सभी समय निकाल करके यहाँ आए और पूरा समय दिया आप लोगों ने। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आपने देखा होगा एक पूरी राजस्थान पुलिस की टीम इसमें लगी हुई है, डीजी साहब के नेतृत्व में, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स, आपको कुछ चेहरे यहाँ दिखेंगे, इससे कई ज्यादा चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने टीम में पर्दे के पीछे रह करके काम किया है। तो इसलिए एक पूरा टीम वर्क है जो हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपके जो 1 जुलाई 24 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसके अंदर सबसे जो टेक्निकल पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सुदृढ़ीकरण की जरूरत बताई गई है वो FSL की बताई गई है। और इसी क्रम में पिछले 1 साल में FSL के सुदृढ़ीकरण की तरफ हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, जिसका एक पहला परिणाम कल आप लोगों ने देखा होगा। हमने एक अति आधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वाहन, 56 मोबाइल फॉरेंसिक वाहन, जिनका की शुभारंभ कल कराया है। ये जिलों में जाएंगे और जो हमारा नवीन आपराधिक कानून की धारा 176(3) BNSS है, जिसके अंदर 7 साल से ज़्यादा का जो भी क्राइम है उसमें फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है, उसके पालना में, उसके परिप्रेक्ष्य में अति आधुनिक उपकरणों से और किट से ये सुसज्जित होकर घटना स्थल से सटीक वैज्ञानिक जो हमारे साक्ष्य हैं उनका संग्रहण करेंगे। और इससे जो नवीन कानून की जो धारणा है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले, जिसके अंदर वैज्ञानिक साक्ष्यों का सबसे अहम रोल है, उसका पालना हो सकेगी और उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। और इसी दिशा में FSL का मोबाइल फॉरेंसिक वाहन के अलावा, मोबाइल यूनिट्स के अलावा सुदृढ़ीकरण अलग तरीके से भी किया जा रहा है, नवीन उपकरणों के साथ, मैन पावर के साथ, जिससे कि जो रिपोर्ट्स हैं, FSL की रिपोर्ट्स हैं, वो और अधिक त्वरित रूप से पहुँचे। ये भी नवीन कानून की अवधारणा में है कि समय पे रिपोर्ट पहुँचा करें कोर्ट्स के अंदर। जितना जल्दी रिपोर्ट पहुँचेंगी, जितने जल्दी फैसला होगा, न्याय के अंदर जो लोगों का विश्वास है वो उतना ज़्यादा होगा। और मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोग इसी तरफ बढ़ते हुए और जो हमारा जो नवीन कानून है इसका पूरा अनुपालना कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं एक सवाल CIG के संदर्भ में करना चाहता हूँ। आपने अभी जिक्र किया कि कल CIG ने भी यहाँ पे अवलोकन किया, तो क्या CIG का जो रिव्यू है वो पुलिस करती है? CAG का रिव्यू समय समय पर करते रहते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जो जैसा मान लीजिए 100 आदमी है, 100 में से 1/3, 1/3 आदमी की चेंज बदलाव होते रहते हैं। और यदि इसमें ज़्यादा डिटेल हो तो कम्युनिटी, हमारे कंसर्न जो डीलिंग ब्रांच है कम्युनिटी पुलिस वालों को ज़्यादा बता सकते हैं। अदरवाइज समय समय पर CLG में जो नाम की परिवर्तन, नया नाम जोड़ने, पुराना नाम हटाने की कार्रवाई चलती है। सर, मैंने अधिकतर थानों में गत 20 वर्षों से जो CLG के सदस्य बने हुए हैं, संयोजक बने हुए हैं, वही निरंतर
सीएनजी में चले आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं मालवीय थाने का भी उदाहरण दे सकता हूँ। सीएनजी से अगर 20 साल से एक ही है। आप कोई भी स्पेसिफिक स्पष्ट शिकायत हो अलग से बता दीजिएगा, मैंने बहुत सारे डीजी साहब को हम अवगत करा देंगे। अच्छा, दूसरा एक और सवाल मेरा है, इसको किन्हीं धार्मिक MCL से ही स्थल रिलेटेड जो मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी है, गुरुद्वारे हैं, उनके आगे अगर कोई व्यावसायिक स्थल है या मार्केट है या कमर्शियल स्पेसेस है, अगर उसकी कोई पार्किंग है, उसको धार्मिक स्थल वाले उस पार्किंग का भाड़ा लेके सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसी शिकायतों का पुलिस क्या निस्तारण करेगी? अब कोशिश ये करें एनसीएल से जुड़े हुए प्रश्न ज्यादा अच्छा होगा, जो पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सर मेरा सवाल अजय समानी से है। अभी आपने कहा कि जो नए कानून आए हैं उनमें जो टेक्निकल है और साइंटिफिक है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। एफएसएल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो एफएसएल में डीएनए जांच रिपोर्ट में जो घोटाला है उसको लेकर के आरोप लगते हैं तो लोगों का जो भरोसा है कम होता है। उनको लगता है कि डीएनए जांच किट में 11 लाख की कीमत पर खरीद कर घोटाला किया जा सकता है, तो रिपोर्ट्स में भी घोटाला हो सकता है। उस भरोसे को आप कैसे कायम करेंगे, उस पर आप देखिए, ये तकनीकी बातें हैं। इसके अंदर जो इस साइंटिफिक टेक्निक से जानकारी नहीं रखता उनको ऐसा लगता है, जबकि हालात ये है कि राजस्थान एफएसएल की डीएनए रिपोर्ट्स पूरे राष्ट्र के अंदर सबसे बेहतर मानी जाती है और हमारी तकनीक इतनी सुदृढ़ है कि बाकी स्टेट एफएसएल्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो नॉर्म्स है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। सो इस तरह के आरोप लगना, प्रत्यारोप लगना, ये एक सामान्य बात है। असली बात होती है कि हमारी रिपोर्ट्स के आधार पर जो सजाएं सुनाई जा रही है, माननीय न्यायालय का जो विश्वास है, उससे पता चलता है कि पीड़ित को न्याय किस तरीके से मिला। इसमें एक चीज ऐड करूंगा, एफएसएल रिपोर्ट काली यस नो में नहीं होती है। जो भी निष्कर्ष निकालता है उसको सपोर्ट करने के लिए कारण बताना पड़ता है, पूरा रिपोर्ट शामिल करना पड़ता है, इसलिए इतना आसानी से कोई गलत काम नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें एक इश्यू है कि इसमें पुलिस अपने तरफ से पूरा सबूत के साथ कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करती है, उसके बाद कोर्ट नोटिस जारी करके सामने वाले के पास जो भी जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है उसकी बात सुनने के बाद कोर्ट अपने स्तर पर कार्रवाई करती है। एक साल हो गया इसलिए और एक साल के अंदर एक कार्रवाई हुई है तो पुलिस ने 328 एप्लीकेशन एटलीस्ट इतना कार्रवाई और एप्लीकेशन पेश हो गए, इसलिए 4 में स्पष्ट रूप से कार्रवाई कंप्लीट भी होगा। जैसे संपत्ति है, होटल जैसा जो संपत्ति की कुर्की हुई है, ऐसे जो और भी कोई इक्विपमेंट वगैरह सामग्री उसकी जब्ती हुई, उसकी नीलामी की कार्रवाई हुई है 4 में हुई। लेकिन जैसा आप जानते हैं कोई भी कानूनी प्रावधान नया आता है उसमें थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, शुरुआती जो चीज़ है। लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई 328 या उससे ज्यादा मामले में चालू कर दिया। जयपुर शहर राजधानी है, इसके अंदर मामले में बहुत से कब्जे करके उस मामले में क्या करेंगे? इसको आप सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि ये जो वार्ता रखी गई है वो इस प्रदर्शनी और नए आपराधिक कानूनों से संबंधित है। तो आपके प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, बट निवेदन यही है कि नए कानूनों से संबंधित प्रश्न आप यहाँ रखें। इसमें थानाधिकारी जो हैं वो सक्षम है। उसमें जो आपके पहले वालों का प्रश्न था, सिर्फ अपराधी के नाम से नहीं, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र के नाम से भी यदि वो संपत्ति है तो वो कार्रवाई हो सकती है। थानाधिकारी पूरी तसल्ली करके अपना एक डॉक्यूमेंटेशन करके कोर्ट के सामने रखता है। कोर्ट जिस अपराधी की संपत्ति के प्रस्तुत की गई है प्रतिवेदन, कोर्ट उसको भी मौका देता है ये साबित करने का कि ये उसके वैध आय से अर्जित है। यदि वो साबित नहीं कर पाता है तो फिर कोर्ट उसके जब्ती और नीलामी के आदेश देता है। सर, नए कानूनों से महिलाओं की सुरक्षा को कैसे फायदा मिलेगा? नए कानूनों में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके, महिलाओं और बच्चों संबंधी। एक तो पूरे जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक विशेष चैप्टर बनाया गया है। पहले जो प्रावधान थे वो अलग अलग जगह खंडों में बटे हुए थे। सरकार ने इसको फोकस करने के लिहाज से एक डेडिकेटेड चैप्टर बनाया है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कानून में। कई
दंड ऐसे हैं जिसमें सजा की बहुत वृद्धि की गई है। उसमें आजीवन कारावास और कुछ मामलों भी जो हमने कुछ विजुअल्स भी दिखाए थे, शादी के नाम पे, नौकरी के नाम पे, कोई अन्य लाभ दिलाने के नाम पे झांसा देकर के यदि कोई शोषण करता है तो उसके खिलाफ भी अब मुकदमा दर्ज होकर के और एक पृथक से एक पूरा खंड उसके लिए किया गया है। तो ज्यादातर जो जघन्य अपराध है उसमें या तो सजा की अभिवृद्धि की गई है और नए अपराधों को इसमें समय की डिमांड के हिसाब से इसको जोड़ा गया है।